नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेवा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 498 406 के केसेस में जो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जो पत्नी पक्ष होता है वो पूरे पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश करते हैं। और परिवार को क्या, पूरे पूरे रिश्तेदारी को, चाचा मामा ताऊ सबको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद जो रजिस्टर्ड एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद फिर पुलिस का भी एक अलग एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू हो जाता है कि भैया तुम्हारे इतने इतने रिश्तेदार के नाम है, 50 लोगों के नाम है, 20 लोगों के नाम है, 10 लोगों के नाम है। तो उनके सबके नाम निकालना चाहते हैं चार्जशीट में, तो इतना खर्चा आएगा, ये वो जो उनका एक अलग एक्सटॉर्शन का धंधा हो जाता है। ऐसा सभी पुलिस वाले नहीं होते, कुछ पुलिस वाले ईमानदार भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये प्रॉब्लम आती है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इतने पैसे मांग रहा है, सर क्या करें। तो हम कभी भी करप्शन को बढ़ावा देने वाली बात नहीं करते। तो पुलिस को पैसे इस बात के देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में जो अपनी दिल्ली हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उसने ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि भाई किसका नाम आएगा किसका नाम नहीं आएगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, चाहे आप उनको पैसे दो चाहे ना दो, वो उस गाइडलाइन के अनुसार ही काम करेगा। अगर जिसका नाम आना है चार्जशीट के अंदर उसका आएगा ही आएगा, वो डालेगा ही, आप चाहे कितने भी पैसे दे दो वो नहीं निकालेंगे। क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी या पुलिस वाला होता है, उनको सबसे ज़्यादा अपनी नौकरी प्यारी होती है। कल को अदर पार्टी भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगी तो उसको जवाब देना भारी हो जाएगा। अगर किसी का नाम ऐड कर दिया तो हमारे जो एडवोकेट साहब होंगे वो भी उसके ऊपर पूछेंगे कि भैया आपने कैसे नाम लिख दिया, तो उसको वहाँ भी जवाब देना भारी हो जाएगा। तो वो जो रूल के अकॉर्डिंग होता है वो वही करते हैं, उनको पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये डर वो एक बना के रखते हैं कि भैया तुम्हें बार बार बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस चीज़ के अंदर उनका एक्सटोर्शन का एक अलग वो चल जाता है। इसके खिलाफ आपको कंप्लेंट भी करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और जैसा कि अपने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी काफ़ी बार जो 498 406 का कानून है उसको लीगल टेररिज्म बताया है। और अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए बेसिकली जो लड़कियां हैं वो इस तरह के एलिगेशंस लगाती हैं। तो इससे रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सर्कुलर नंबर 330, ये सन 2007 में ही गाइडलाइन इसके लिए इशू कर रखी हैं। उसके बाद जो हम अपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने भी जो सर्कुलर एक इशू किया हुआ है इसी से रिलेटेड, 07/2007 का ही वो सर्कुलर है। उसके अंदर जो है ये 4-5 पॉइंट बिल्कुल क्लियर किए हुए हैं। जैसे कि उसमें एक पॉइंट तो ये आ गया कि अगर जो दहेज वगैरह के एलिगेशंस हैं कि हमने दहेज दिया वगैरह, तो उसके अंदर डोरी प्रोविशन एक्ट के हिसाब से जो सेक्शन 2 है उसके हिसाब से लिस्ट बनी है या नहीं बनी, उसके हिसाब से ही उसको देखा जाएगा। तो नहीं बनी तो डोरी प्रोविशन एक्ट कहीं अट्रैक्ट नहीं होता। तो एक ये गाइडलाइन जारी ये की हुई है कि अगर कोई बड़ा अमाउंट उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि हमने भाई इतना पैसा हमने शादी में खर्च किया, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी बिल्कुल ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके जो पैसे के सोर्स का पता करे कि इतना पैसा आया कहाँ से। जैसे लोग बोल देते हैं, जो अक्सर देखा गया है एलिगेशन ये होता है हमने 25 लाख रुपए खर्च किया, 10 लाख किया, 50 लाख किया। तो उनकी इनकम सोर्स भी देखा जाएगा कि भाई ये इतना पैसा आया कहाँ से। अगर तुमने कहीं से लोन लिया है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, अगर किसी रिश्तेदार से लिया है तो उसके बयान होंगे चार्जशीट के अंदर। तो वो सारा उनको जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे उनको फाइल के ऊपर लगाना पड़ेगा सब चीज़, ठीक है। और जो बिल्स हैं, बिल्स की गहनता से जांच होनी चाहिए कि भाई जो उन्होंने बिल लगाए हैं शॉपकीपर के पास जाकर, जैसे गोल्ड वगैरह के ज्वेलरी के बिल अक्सर देखा गया है कि लोग ऐसे ही बनवा बनवा के लगा देते हैं। तो उसकी जांच होगी, जो ज्वेलर है उसके पास जाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा हाँ भाई ये आपसे ख़रीदा गया था, इसका जो ये बिल है आप ही की दुकान का है या नहीं है।
या एस्टिमेट लिया गया था आपसे सिर्फ, तो उसके बयान जो हैं ज्वेलर के और हाउस होल्ड जो सामान होता है फर्नीचर वगैरह, उसके जो शॉपकीपर के बयान हैं वो भी रिकॉर्ड पे लाए जाएंगे। अच्छा, एक इसके अंदर जो हमारा आज का मेन मुद्दा है कि जो घर वालों के नाम कैसे निकलेंगे इसमें से, तो इसके अंदर एक बिल्कुल ही क्लियर क्लियर जो है कमिश्नर साहब ने भी और दिल्ली हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो सीआरपीसी 173 के तहत रिपोर्ट बनेगी उसके अंदर जिनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं हैं उनको जो कॉलम नंबर 2 के अंदर रखा जाएगा। उसमें क्या है कि भाई इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला तो हम इसको चार्ज नहीं कर सकते, ये ऐसा कोर्ट मानता है। तो उनको सबको कॉलम नंबर 2 में रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि चार्जशीट में उनका जो नाम पुलिस बोलती है निकाल देंगे, तो वो यही है, वो सबका नाम जो है कॉलम नंबर 2 में रखा जाएगा। और जो सिर्फ उनकी जो कंप्लेनेंट है उनकी फेस वैल्यू, सिर्फ उनकी बात सुन के ही, उनके बयानों के आधार पर ही उनको बुक नहीं किया जाएगा। कोई प्रीवियस कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो भी कलेक्ट की जाएगी कि भाई उन्होंने कब उनको बताया, या जिसका भी है उनके बारे में क्या एलिगेशन है, उसकी गहनता से जांच होगी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फेस वैल्यू से उसने बोल दिया और सबको बुक कर दिया गया, ऐसा नहीं होगा। तो जो स्पेशली रिश्तेदार उस घर में नहीं रहते, शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहते, उनको तो स्पेशली बुक नहीं किया जाएगा। जैसे कि जो लड़के जो हस्बैंड होता है उसके जीजा बहन और मासा मासी और चाचा ताया, उन सबको मामा, उन सबको बुक किया जाता है। मतलब उन सबके खिलाफ एलिगेशन लगाए जाते हैं एफआईआर में। तो उन सब का जो, अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, अगर सच में कुछ नहीं किया तो एविडेंस होगा कहाँ से? अगर किया है तो उसका एविडेंस भी ज़रूर होगा, तो कोई बच नहीं सकता अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो। और अगर नहीं किया, ऐसी कोई डिमांड प्रताड़ना वगैरह नहीं की, तो इसका कोई एविडेंस भी नहीं होगा। तो उनके खिलाफ अगर कोई एविडेंस नहीं है तो उनका नाम कॉलम नंबर 2 में रखा जाएगा सीआरपीसी 173 की रिपोर्ट में। इसका मतलब उनके नाम ऑटोमेटिकली निकल गए हैं, उनको फिर बाद में कोर्ट में चार्जेस फ्रेम में नहीं लिया जाएगा। बाकी जो प्रोसेस होता है वो ट्रायल एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके अंदर और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। तो मेन ये है कि इस चीज़ के लिए कि हमें अपने रिश्तेदारों के नाम नहीं निकलवाने, मतलब निकलवाने हैं या नहीं निकलवाने, उसके लिए पुलिस को पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जो है गाइडलाइंस दे रखी हैं, तो बिल्कुल भी पुलिस को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और करप्शन का बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला ऐसी कोई डिमांड करता है तो आप उसकी कंप्लेंट करें विजिलेंस में, और हो सके तो एविडेंस भी बनाएं उसकी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपसे कोई पुलिस वाला ऐसे पैसे मांग रहा है। तो वो फिर पुलिस से आपने पंगा लेना है नहीं लेना, वो आपने डिसाइड करना है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर किसी को ये सर्कुलर की कॉपी चाहिए तो वो मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।